हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेशन क्लासेस। मैं पूजा वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि, हिंदी भाषा से संबंधित ध्वनि। तो इसके पहले की क्लास में हमने हिंदी भाषा से संबंधित कुछ संक्षिप्त जानकारी ली थी। अगर आपने हमारा अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा वह वीडियो देखिए। तो हम आपका समय ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ध्वनि, जैसे कि आपको इसके चैप्टर्स के टॉपिक से ही पता चल रहा है कि ध्वनि हमारी वर्ण की वह इकाई होती है जिसका खंड संभव नहीं होता है। मतलब जो हमारा उच्चारण करने का तरीका होता है, हम अपने जो व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, जो उन्हें बोलते हैं, उनका जो उच्चारण होती है वही हमारी ध्वनि कहलाती है। जैसे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कई खंड संभव नहीं होता है। वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला हमारी क्या होती है? आ से लेकर ज्ञा तक हमारे जो वर्णों का समूह होता है वही हमारी वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला में हमारे कितने अक्षर होते हैं? 46 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में हमारे 46 वर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण, 1 मिश्र वर्ण तथा 2 अयोगवाह वर्ण भी होते हैं। इन वर्णों को स्वर तथा व्यंजन में बांटा गया था। हमारे ये जो संयुक्त वर्ण और मिश्र वर्ण और ये जो अयोगवाह वर्ण होते हैं, इनके लिए आपको एक अलग से क्लास दी जाएगी जिसमें इसके बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वर्ण वर्ण। जो हमारे व्यंजन होते हैं उसमें जो स्वर होते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। स्वतंत्र रूप से जैसे कि उनको बोलने में, उनके उच्चारण करने में हमें किसी और व्यंजन की या किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे कि आ, ई, उ, इन वर्णों को बोलने में हमें स्वतंत्र रूप से हम इनका उच्चारण करते हैं। स्वरों को उनके उच्चारण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमें बहुत ही अल्प समय लगता है, और दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमें अधिक समय होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कि अ, ई, उ, ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यंजन वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। अब हमारा जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा स्वर के बारे में, अब हमें देखना है व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन हमारे वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं। यानी कि हमारे जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र वर्ण के उदाहरण में नहीं होते हैं। इनका प्रत्येक वर्ण में आ स्वर की ध्वनि छुपी होती है। जैसे कि हम बोल रहे हैं का, खा, गा, तो इनमें हमारा क और अ, यही हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, जिनमें स्वर छिपा हुआ होता है, वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन हमारे हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। का से लेकर ज्ञा तक हमारे जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। लेकिन इनमें व्यंजन अभी 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन। क्योंकि इसमें हमारे जो अभी श्र, छ और ज्ञा, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो 2 अक्षरों के वर्णों के मेल से बने होते हैं, जिन्हें हम ये एक अलग टॉपिक है, ये हम आपको किसी और क्लास में पढ़ाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण तथा ध्वनि विचार। वर्ण, जैसे कि हमने आपको बताया कि वर्ण क्या होता है।
उसी प्रकार से ध्वनि विचार, ध्वनि ध्वनि जैसे कि हमारा उच्चारण करने का तरीका, हम अपने मुंह से जिस प्रकार के हमारे मुंह से वायु निकलती है, हल्की वायु, किसी अक्षर वर्ण को बोलने में हमें उसे तेज तरीके से बोलते हैं, किसी वर्ण को बोलने में हमें हल्की वायु का प्रयोग करते हैं, गले से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं, स्पर्श से, अनुनाक, किसी में नाक से ध्वनि हवा आती है। इस प्रकार से हमारे ये ध्वनि विचार होते हैं। जैसे कि बाहरी प्रयत्न के आधार पर संपूर्ण व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, अल्प प्राण तथा महाप्राण। अल्प प्राण वे व्यंजन होते हैं या वे वर्ण होते हैं जिनमें हमें बहुत ही कम वायु की मात्रा इसमें होती है, जब इनका उच्चारण करने पर बहुत ही कम वायु हमारे मुख से निकलती है। और महाप्राण वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से अधिक वायु का उत्सर्जन होता है। जैसे कि प्रत्येक वर्ण समूह का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। और महाप्राण वर्णों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा निष्कासित होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा सभी ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। इतना आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ध्वनि के उच्चारण में तंत्रियों के कंपन की प्रक्रिया होती है। ध्वनि के उच्चारण में तंत्रियों के कंपन की प्रक्रिया होती है। इसका अर्थात यह मतलब है कि जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो उनके कारण हमारे मुख से वायु तरंग के साथ बाहर आती है। तरंग के साथ जो हमारे मुख से बाहर आती है, जैसे कि गले से आवाज निकलते हुए, नाक से आवाज निकलते हुए, तालू से, दंत से, होंठ से, ये जीभ हमारी कहाँ टच हो रही, उस किस प्रकार से निकलती, ये हमारा एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम आपको आगे की क्लास में पढ़ाएंगे। तो इस तरह से जब वायु बाहर आती है तो उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। घोष और अघोष वर्ण भी एक ब्रॉड टॉपिक है, इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। इसी क्लास में बताने पर यह वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो अघोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां दूर दूर रहती हैं तथा वायु स्वर तंत्रियों में बिना कंपन के निकल जाती हैं और व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा तथा श, स, सा ऊष्म यानी कि अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, तो हमारे सघोष और अघोष ये एक ब्रॉड टॉपिक है। ये अभी ध्वनि चैप्टर में आपको इसलिए शॉर्ट फॉर्म में बताया जा रहा है कि ध्वनि चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बताया जा रहा है कि इसमें मतलब क्या है, आपको किस तरह से वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, वर्ण तथा ध्वनि विचार क्या है, और इसके अंदर जो अल्प प्राण है, महाप्राण है, अयोग वा है, घोष वर्ण है, अघोष वर्ण है, ये हमारे एक ब्रॉड टॉपिक है। अब इसी से यहाँ से आपका हमारा ये टॉपिक खत्म होता है ध्वनि। इसी में स्वराघात, बालाघात एवं अनुतान ये भी हमारे ध्वनि के अंतर्गत ही आता है। तो इन सभी वर्णों का वर्गीकरण आपको अगली क्लास में जरूर किया जाएगा। आइए हम सभी अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, वा का उच्चारण स्थान है। हमें इस प्रश्न में बताना है कि वा का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन नंबर ए दंतोष्ठ, ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी दंत्य, ऑप्शन नंबर डी तालव्य। तो वा, जब हम वा वर्ण को बोलते हैं तो वा वर्ण को बोलने पर हमारी जीभ दांत को टच करती है।
दांत को स्पर्श करती है, इसलिए वा का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दंतोष्ठ, वा। यानी कि दांत और होंठ, यानी कि हमारा दांत होंठ को टच करता है, छूता है, तो वो हमारा उच्चारण स्थान वा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन नंबर बी मूर्धा, ऑप्शन नंबर सी तालु, ऑप्शन नंबर डी दंतोष्ठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ है। यानी कि जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो ऊ को बोलते समय हमारे गले से आवाज आती है, तो वो इसलिए हमारा ऊ का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन नंबर बी तालु, ऑप्शन नंबर सी मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी दंत। का, तो का उच्चारण करते समय हमारे कंठ से, हमारे गले से स्वतंत्र रूप से तरंग बाहर निकलती है, तो का हमारा उच्चारण स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शा, ऑप्शन नंबर बी हा, ऑप्शन नंबर सी ला, ऑप्शन नंबर डी छा। तो कौन सा ऐसा व्यंजन है जो स्पर्श व्यंजन है? ऑप्शन नंबर डी छा। छा हमारा स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वा, ऑप्शन नंबर बी बा, ऑप्शन नंबर सी रा, ऑप्शन नंबर डी ला। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्था नहीं है, यानी कि 3 हमारी अंतःस्था है और एक हमारी अंतःस्था ध्वनि नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बा। बा हमारी अंतःस्था ध्वनि नहीं है, यह हमारी ओष्ठ से उच्चारित होती, यानी कि बा बोलते समय हमारे ओष्ठ से उच्चारित वर्ण में बा वर्ण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ता, ऑप्शन नंबर बी फा, ऑप्शन नंबर सी रा, ऑप्शन नंबर डी श। तो हमें बताना है कि इसमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी श। श षटकोण हमारा ऊष्म वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा सही नहीं है? हमें बताना है कि जो नीचे लिखे हुए वाक्य हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ता तथा दा दंत व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। सी या अर्ध स्वर है। ऑप्शन नंबर डी सा 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 ऊष्म व्यंजन है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा
हमारा वाक्य सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं होता है। तो हमारा यह राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ट, ऑप्शन नंबर बी ठ, ऑप्शन नंबर सी ढ, ऑप्शन नंबर डी द। तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात, मूर्धन्य ध्वनि क्या होती है? मूर्धन्य ध्वनि हमारी वह ध्वनि होती है जिसमें ये टा वर्ग में आती है, जिसमें हमारी जीभ तालु को टच करके उल्टा नीचे की तरफ आती है, तो वो हमारी मूर्धन्य ध्वनि होती है। जैसे टा, ठा, ढा, इनको बोलने पर हमारी जीभ फोल्ड होती है और तालु को टच करके आगे की ओर आती है, तो ये हमारी मूर्धन्य ध्वनि कहलाती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, दा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दा हमारा दंत वर्ण आता है, ता वर्ण के अंतर्गत आता है, यानी कि दा को बोलने में हमारी जीभ दांत को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत और होंठ दोनों का प्रयोग होता है, वो कौन से व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए फ, व, ऑप्शन नंबर बी या, र, ऑप्शन नंबर सी क, च, ऑप्शन नंबर डी ट, ठ। तो हमें इनमें बताना है कि दांत और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर ए, फ और ब। आप इन्हें बोलकर देखिए, फा में भी हमारा ऊपर के दांत नीचे वाले होंठ को स्पर्श करते हैं। फा और बा व्यंजन को बोलने पर हमारे ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ को स्पर्श करते हैं, इसलिए हमारा यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सही शब्द है? ऑप्शन नंबर ए, ड, ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, यानी कि ड और ढा को हमारी वर्णमाला के अंतर्गत स्थान प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी, पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। ऑप्शन नंबर सी, च, छ, ज, झा स्पर्श संघर्ष व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी, य, र, ला, व ऊष्म वर्ण है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, च, छ, जा और झा हमारा स्पर्श संघर्ष है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।